तो आज का वीडियो आप सभी के लिए फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट है, आपको पता है कि मैंने 2 सब्जेक्ट का इस सप्ताह में बायो साइंस और बिहेवियर साइंस का करा दिया हूं। आज तीसरा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का नाम है, अपन यहाँ पे देख सकते हैं, FON, जिसको हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कहते हैं। इसका भी जो है आज दूसरा टर्मिनोलॉजी है, डिफिनीसन कहिए, टर्मिनोलॉजी कहिए, वही चीज़ें है। छोटा छोटा है लेकिन काफ़ी आपके आगे जॉब में, इंटरव्यू में आपके काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाला जो है आज टर्म लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं म्यूटिलेशन क्या होता है। म्यूटिलेशन मतलब होता है मूत्र का त्यागना। जब आप जाइएगा डॉक्टर के पास, ठीक है, कोई मरीज बताता है कि हमारे जो है मूत्र में दिक्कत है, मूत्र त्याग बार बार होता है, तो वहाँ पे वो लिखते हैं म्यूटिलेशन, यानी मूत्र त्यागना। मूत्र त्यागने में अब जो भी हो, लेकिन मूत्र त्यागने को म्यूटिलेशन कहते हैं, मूत्र बाहर निकलने की क्रिया को, ठीक है। डाइसूरिया क्या होता है, तो डी फॉर डिफिकल्ट और यूरिया मतलब होता है यूरिन, यानी अगर किसी को मूत्र त्याग में दर्द हो, समस्या हो, तो उसे डाइसूरिया कहते हैं, ठीक है। ये सब 2 बार दिमाग में रखिएगा तो याद हो जाएगा और बहुत यूजफुल होता है। मूत्र में पस आना, मूत्र में पस आना, मान गए कोई मूत्र त्याग रहा है और उसके मूत्र में पस जैसे आ रहा है, तो उसे हम लोग पायूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायूरिया, ठीक है। आगे है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है? असंयम, मूत्र पर त्याग नहीं रख पाना, सॉरी, मूत्र पर जो है कंट्रोल नहीं हो पाना। तो मूत्राशय या मलाशय के संवर्णी जो एस्फिक्टर मसल्स होता है उसको नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो उससे यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है, मतलब मूत्र पर असंयम होता है। जो आदमी मूत्र त्याग कहीं पे कर देगा उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। कंट्रोल क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जो एस्फिक्टर मसल्स होता है यही खुलता और बंद होता है, जिससे मूत्र बाहर निकलता है। मसल्स वाला जो मल त्यागते हैं वहाँ भी एस्फिंक्टर मसल्स होता है। जो आप कितना भी आपको मल तेज़ी से मालूम दे, लेकिन यह एस्फिंक्टर मसल्स जब तक आपका कंट्रोल में है तब तक आप उसको ऑन कर रखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही एस्फिंक्टर मसल काम नहीं करेगा तो आप उस पर कंट्रोल खो देंगे, और कंट्रोल खो देंगे तो कब मूत्र हो जाएगा, कब मल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वही होता है असंयम, इनकॉन्टिनेंस। आगे है रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन कहने का मतलब होता है कि मूत्र या मूत्र का मूत्राशय में रुक जाना अथवा मूत्र त्याग न कर पाना। रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब होता है कि किसी को यूरिन त्यागने में समस्या हो, यूरिन नहीं त्याग पा रहा हो, मूत्र रुका हुआ हो, तो उसी को रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं, मूत्र का रुका होना, ठीक है ना। और ये समस्या आप लोग देखते हैं कि होता है कभी कभी कि बहुत देर से मूत्र ही नहीं त्याग पाता है आदमी, तो उसी को रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं, ठीक है। सपोसिटरीज क्या होता है? सपोसिटरी जिसे हम लोग गुदवर्ती कहते हैं, यह क्या होता है? तो गुदवर्ती सपोसिटरी एक प्रकार से मलाशय या योनि में प्रवेश कराने के लिए तैयार किया गया एक औषधीकृत कोन के आकार का ठोस पदार्थ जो शरीर के तापमान पर घुल जाता है। एज फॉर एग्जांपल आप लोग देखते होइएगा कि जैसे पहले, अब तो आ गया व्हाइट बोर्ड आ गया, लेकिन पहले जो ब्लैक बोर्ड होता था उस पर उसके लिखने के लिए चौक आता था, जो कि चौक जो है आपको सिलिंड्रिकल होता था, पतला, उस पर लिखा जाता था ब्लैक बोर्ड पर। ठीक उसी प्रकार से ठोस के रूप में यह सपोसिटरी जो बना होता है, अब मान गए यह एक दवाई के रूप में होता है, ठीक है। ये दवाई के रूप में यह कोन के आकार में, जैसे मैं बता दूं आपको, ठीक है ना, यह कोन के आकार में इस प्रकार से तैयार किया होता है। ये दवाई का होता है ठोस रूप में, जो मान गए आपके मलाशय या योनि में डाल देने से वहाँ पे यह क्या होता है, घुल जाता है, तापमान के जाने से घुल जाता है। और मान गए यह दर्द का अगर सपोसिटरी है तो दर्द से राहत देगा। यानी सबका अलग अलग सपोसिटरी बनता है, दर्द वगैरह जो भी उद्देश्य से दवाई दिया जाता है, आप उस बेसिकली, तो बेसिकली ये जो सपोसिटरी होता है, या सपोसिटरी एक ठोस आकृति का बना हुआ कोन आकृति में होता है, जो शरीर के तापमान पर घुल जाता है और इसको मलाशय अथवा योनि के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोक्टोलाइसिस। क्या होता है? प्रोक्टोलाइसिस कहने का मतलब होता है कि शरीर में अवशोषण के लिए किसी द्रव की काफ़ी अधिक मात्रा को मलाशय में इंजेक्शन द्वारा धीरे धीरे दिया जाना। प्रोक्टोलाइसिस का मतलब ही होता है प्रोक्टो, कहीं ना कहीं मलाशय से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रोक्टोलाइसिस में होता यह है कि शरीर में अगर ऑब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए आपको द्रव की काफ़ी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत है, तो मलाशय के द्वारा, ठीक है ना, मलाशय के द्वारा इंजेक्शन से धीरे धीरे जो है आपके तरल को डाला जाता है, प्रवेश कराया जाता है, और यही प्रोक्टोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। आगे है एनूरिया। एनूरिया देखिए, ए होता है और एनूरिया होता है। एनूरिया कहने का मतलब है ए फॉर अब्सेंस और यूरिया मतलब यूरिन, यानी यूरिन का अब्सेंस, अनुपस्थित होना, ठीक है। तो यूरिन आपका अब अनुपस्थित कब होगा? जब आपका किडनी यूरिन नहीं बनाएगा, तभी ना आपका यूरिन नहीं है। तो एनूरिया का मतलब होता है
है कि यूरिन का बिल्कुल न बनना या यूरिन का अनुपस्थित होना। ठीक है। पॉलीयूरिया का मतलब होता है, पॉली मतलब बहुत, यूरिया मतलब यूरिन, यानी अधिक मात्रा में यूरिन का त्याग होना या यूरिन का बनना पॉलीयूरिया कहलाता है। ठीक है। आगे है हेमेच्यूरिया। हेमे मतलब यह रक्त को संदर्भित करता है, हेमेटो को संदर्भित करता है हेमो, और च्यूरिया जो है यूरिन को संदर्भित करता है। तो जहाँ भी हेमेच्यूरिया देख लीजिएगा समझ जाइएगा रक्त मूत्रता, यानी मूत्र में रक्त की मात्रा पाया जाना। ठीक है। आगे है एल्बुमिनुरिया। ठीक है। एल्बुमिनुरिया का मतलब क्या होता है, एल्बुमिनुरिया का मतलब क्या होता है कि एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन और प्लस में यूरिया, यानी मूत्र में अगर एल्बुमिन का मात्रा पाया जाता है, मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं एल्बुमिनुरिया। ठीक है। आगे है यहाँ पे आप लोग मूत्र न आना, मूत्र अधिक आना। अब यहाँ पे है मूत्र का कम बनना। तो मूत्र बहुत थोड़ी मात्रा में बनता है या मूत्र बहुत थोड़ा थोड़ा त्याग होता है, तो उसे ओलिगुरिया, अल्पमूत्रता बोलते हैं। ठीक है। आगे है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है, जी फॉर ग्लूकोज और यू फॉर यूरिया, तो ग्लाइकोसूरिया यानी ग्लूकोज प्लस यूरिया। ठीक है ना। तो मूत्र में अगर ग्लूकोज की मात्रा पाया जाता है तो उसे हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, मूत्र में ग्लूकोज चीनी की मात्रा। ठीक है। आगे क्या है, ऑटोप्सी, शव परीक्षण। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, तो मृत्यु का कारण अथवा विकृतिजन अवस्था का पता लगाने के लिए शरीर के अंगों एवं ऊतकों का मरणोपरांत परीक्षण करना शव परीक्षण कहलाता है, ऑटोप्सी। ठीक है। ऑटोप्सी जो होता है, या आपका बॉडी मृत जब हो जाता है तो उसका जांच होता है। इसमें पता किया जाता है कि व्यक्ति का मृत्यु किस कारण से हुआ है। ठीक है। या व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या उपस्थित था जिसके कारण मृत्यु हो गया। तो इनके पता लगाने के लिए शरीर के अंगों और ऊतकों को मरने के बाद जो है यह परीक्षण करना ही शव परीक्षण, ऑटोप्सी कहलाता है, शव का परीक्षण। ठीक है। आगे है एम्बलेमिंग। एम्बलेमिंग क्या होता है, एम्बलेमिंग क्या होता है देख लीजिए, मृत शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उसके भीतर एवं बाह्य प्रतिरोधी तथा रक्षक पदार्थों का प्रयोग करना। आप लोग देखते होइएगा कि किसी का डेथ हो जाता है, बाहर से उसका बॉडी अगर घर पर आ रहा है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन समय लग जाता है, कितना कितना का 7-8 दिन जो है रह के लाता है। तो उसमें जो है उसका बॉडी का क्या होता है, तो मैं बता दूं, उसके बॉडी को बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए, ठीक है, एक प्रतिरोधी और रक्षक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उसी को एम्बलेमिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, ये सब नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भले एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आ जाएंगे, बट नॉलेज के लिए सब जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है एक बेहतर स्टूडेंट को। ठीक है। आगे है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, देख लीजिए, यूथेनेसिया। यूथेनेसिया क्या होता है, आसानी से होने वाली या वेदना रहित मृत्यु। यूथेनेसिया का मतलब होता है आसानी से मृत्यु या दर्द रहित, कष्ट रहित मृत्यु, जिसमें व्यक्ति को बिना किसी कष्ट के आसानी से मृत्यु हो जाता है, उसे यूथेनेसिया बोला जाता है। ठीक है। हॉस्पिस केयर क्या होता है, हॉस्पिस केयर, हॉस्पिस केयर, हॉस्पिस, ठीक है। तो हॉस्पिस केयर मरणासन्न रोगी की देखभाल, वैसा रोगी जो अपने जीवन के आखिरी समय में हो, मरने के निकट हो, वैसे रोगियों को देखभाल करना हॉस्पिस केयर कहलाता है। ठीक है। आगे है राइगर मोर्टिस। राइगर जो मोर्टिस होता है, राइगर मोर्टिस, यह मृत शरीर का अकड़ जाना। देखिएगा कुछ समय में जब व्यक्ति का डेथ हो जाता है बॉडी का, तो उसका बॉडी कुछ समय के बाद जो है धीरे धीरे जिस पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन में अकड़ जाता है, फिर जो है उसको आप इधर उधर मोड़ना चाहिएगा, नहीं मुड़ता है। तो उसी बॉडी के अकड़न को, मृत शरीर के अकड़ जाने को हम लोग राइगर मोर्टिस कहते हैं। ओके। आगे है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया कहने का मतलब होता है तीव्र जो है धड़कन। ठीक है ना। अब किसी व्यक्ति का धड़कन जो है हम लोग जानते हैं 72 पर मिनट होता है, तो नॉर्मल होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर 100 पर मिनट से अधिक अगर नाड़ी दर हो जाए, हार्ट का धड़कन, तो उससे हम लोग टेकीकार्डिया कहते हैं, तीव्र धड़कन। ठीक है ना। ब्रेडीकार्डिया होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया जो होता है इसे मंद धड़कन बोलते हैं। ठीक है। और यह 60 प्रति मिनट से कम नाड़ी दर को हम लोग ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। अब उसी प्रकार से टी के कंडीशन में अगर कार्डिया रहेगा तो समझ जाइएगा धड़कन को पूछ रहा है, अगर पोनिया रहेगा तो श्वसन को। ठीक है। बाकी ब्रेडी यहाँ भी होगा, टेकी यहाँ भी होगा, समझ गए। तो अब है टेकीपोनिया। टेकीपोनिया मतलब होता है तीव्र श्वसन। तीव्र श्वसन हम लोग जानते हैं 16 से 18 को नॉर्मल श्वसन में हम लोग रखते हैं पर मिनट। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का
24 पर मिनट से अधिक श्वसन दर है तो उसे हम लोग टेकीपोनिया में तीव्र श्वसन वाले कैटेगरी में रखते हैं। मंद श्वसन ब्रेडीपोनिया में होता यह है कि इसमें व्यक्ति को 10 प्रति मिनट से भी कम श्वसन दर होता है तो इसे ब्रेडीपेनिया कहते हैं। अब इसी में आता है एपनोइया। मैं बता चुका हूँ, ए फॉर अब्सेंस और नोइया है, यह श्वसन को बताता है। ठीक है, तो एपनोइया मतलब अश्वसन यानी श्वसन का पूरी तरह रुक जाना अश्वसन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हाइपरनोइया। हाइपरनोइया का मतलब होता है अति श्वसन, श्वसन की गहराई में वृद्धि हो जाना बहुत ज़्यादा, इसी को हाइपरनोइया बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है स्ट्रीडर चीख या खराटा। स्ट्रीडर चीख या खराटा होता है जब श्वसन के दौरान उत्पन्न एक कठोर कंपन युक्त तीखी ध्वनि होती है, जो आप लोग अक्सर देखते होइएगा, आपके बगल में कोई सो जाएगा ऐसा आदमी जो काफ़ी ज़बरदस्त खराटे लेगा, तो उसमें होता यह है कि जो उसका श्वसन होता है काफ़ी हार्ड कंपन युक्त और तीखी ध्वनि वाली होती है। व्हीज मतलब होता है खरखराहट, श्वसन के दौरान सुनी जाने वाली सीटी जैसी आवाज़। तो व्हीज जो होता है आप लोग देखते होइएगा, जब सांस लेता है तो व्यक्ति को घर 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 मतलब जिसका श्वसन का समस्या होता है तो उसको ये व्हीज की तरह आवाज़, सीटी जैसी आवाज़ श्वसन लेने पर आता है। ठीक है, एस्फेक्सिया, ए फॉर अब्सेंस, फैक्सिया मतलब होता है श्वास, यानी श्वास अवरोध होना या श्वास का अनुपस्थित होना, अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न हुई दशा यानी दम घुटना। जब श्वसन आप नहीं ले पाएंगे तो उस कंडीशन में आपको जो है दम घुटने लगता है, तो वही है एस्फेक्सिया यानी दम घुटना, यही होता है श्वास अवरोध यानी श्वास में अवरोध होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए एनॉक्सीमिया या हाइपोएक्सेमिया। देखिए जहाँ भी एक्सेमिया वाला आ जाएगा, अगर एक्सेमिया तो यह रक्त में ऑक्सीजन को संदर्भित करेगा, समझ गए। तो ऊतक ऑक्सीजन छीनता, रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की कमी हाइपोएक्सेमिया कहलाता है। हाइपो मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ कमना, और एक्सेमिया मतलब रक्त में ऑक्सीजन का कमना। ठीक है, तो हाइपोएक्सेमिया रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के कमी को बताता है। आगे है एनॉक्सिया। देखिए ए ऑक्सिया जो है ना, यह ऑक्सीजन को बताएगा, और ये जो एम लगा है यह रक्त को बताएगा। यहाँ भी देखिए ए फॉर अब्सेंस और ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का अनुपस्थित हुई होना। तो आपकी बॉडी में ऊतकों में ऑक्सीजन का कमी या आपूर्ति न होना एनॉक्सिया ही कहलाता है। मान गए आपके बॉडी के किसी पार्ट में ऑक्सीजन कम रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ का टिश्यू मरने लगेगा, तो उसी को हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं कि ऊतकों का ऑक्सीजन कम होना। आगे आ गया क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब है संक्रमित व्यक्ति द्वारा एक दूसरे को संचारित संक्रमण ही क्रॉस कहलाता है। मतलब एक से दूसरे में प्रवेशित कराना, एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है संक्रमित कर रहा है, तो इसी को क्रॉस इन्फेक्शन पार संक्रमण बोलते हैं। ड्रॉपलेट बता चुके हैं कि इसमें व्यक्ति के छींकने, खांसने, थूकने से जो छींटा निकलता है उसमें सूक्ष्मजीव मौजूद होता है, और उस सूक्ष्मजीव को कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति श्वसन के जरिए ले लेता है अपने अंदर, तो वो भी ग्रसित हो जाएगा, तो उसको जो संक्रमण होगा वह ड्रॉपलेट टाइप के इन्फेक्शन से होगा। ठीक है, कैरियर मतलब होता है वाहक कहने का मतलब होता है ढोने वाला। तो वह व्यक्ति जो अपने शरीर में बीमारी के रोगाणु को धारण किया है, चाहे कोई भी बीमारी का हो, और वह जो है किसी दूसरे व्यक्ति में प्रकट कर दे, किसी दूसरे व्यक्ति में ले जाकर यह जो है पटा दे, उसमें संक्रमित कर दे, तो यही कैरियर होता है, ढोने वाला, जो एक से दूसरे जगह पर जाकर इन्फेक्शन को क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, आगे है हाइपरटेंशन। आप लोग को पता होगा रक्तचाप। एक रक्तचाप, हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा, और टेंशन मतलब तनाव, मतलब ज़्यादा तनाव यानी अत्यधिक तनाव, और उच्च रक्तचाप के मामला में हाइपरटेंशन कहा जाता है। शॉर्ट में इसे HTN भी कहते हैं हाइपरटेंशन को। ठीक है, इसमें जो सिस्टोलिक दाब होता है 140 mm ऑफ Hg से ऊपर, तथा डायसिस्टोलिक जो होता है वह 90 mm Hg से ऊपर। यानी कहा जाए तो हम लोग जानते हैं 120/80 नॉर्मल होता है ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायसिस्टोलिक। लेकिन हाइपरटेंशन के केस में ऊपर वाला 140 से ऊपर और नीचे वाला अगर 90 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हाइपरटेंशन में रखा जाता है। ठीक है, आगे आ गया पल्सीमीटर कहने का मतलब है पल्स मापने वाला उपकरण। ठीक है, पल्सीमीटर
पल्सीमीटर यानी पल्स मापने वाला उपकरण। रेस्पायरोमीटर, रेस्पायरोमीटर कहने का मतलब है कि श्वसन की प्रकृति, श्वसन के पता लगाने वाले उपकरण को रेस्पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, नाम सही है, रेस्पायरन से ही रेस्पायरेशन से ही रेस्पायरोमीटर बना है, पल्स से ही पल्सीमीटर बना है। ठीक है, अब आता है सेप्सिस, पुतिता। पुतिता कहने का मतलब है कि रक्त में रोग उत्पाद करने वाले सूक्ष्मजीव एवं उनके जीव विषों की मौजूदगी होना। सेप्सिस जो होता है, आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन या रोग उत्पन्न करने वाले जो भी जीव होते हैं उसकी मौजूदगी को हम लोग सेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, और असेप्सिस क्या होता है? ये तो सेप्सिस हो गया जो रोग उत्पन्न करेगा, जो आपके बॉडी में प्रतिक्रिया दिखाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये सेप्सिस अपुतिता क्या है? तो अपुतिता वो होता है जो आपके संक्रमण से मुक्ति दिलाता है। ठीक है, जैसे मेडिकल एसेप्सिस होता है, सर्जिकल एसेप्सिस होता है। तो ये एसेप्सिस का काम है कि संक्रमण से मुक्ति दिलाना आपको। ठीक है, तो यही आपका आज का वीडियो था। मैंने छोटा छोटा आपको डिफिनीशन, वर्ड, टर्मिनोलॉजी देखे हैं, बट ये सब ऑब्जेक्टिव और नॉलेज के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर पढ़ें, ज़रूर समझें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।